वेलकम टू राहिनी क्लासेस। तो आज हम 31 जुलाई के न्यूज़पेपर की बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 31 जुलाई द ट्रिब्यून। सबसे पहले जो आज की न्यूज़ मींस आज का एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इवेंट वो है 87th मार्टरडोम डे ऑफ शहीद उधम सिंह जी। 87th Martyrdom Day means on this day, 31st July 1940, उधम सिंह जी को इंग्लैंड में फांसी की सजा हुई थी इस दिन। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसका बदला लेने के लिए। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 1919, 13 अप्रैल, लोहड़ी के दिन, सॉरी, 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन। कहाँ पे? अमृतसर में। जहां निहत्थे लोगों पर जनरल रेगिनल्ड रेजिनल्ड डायर ने शूट करवाया था। और इनको जो परमिशन दिया गया था वो उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। ओके, तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 में अमृतसर में। एक क्लोज एनक्लोजर में लोग इकट्ठे हुए थे बैसाखी के दिन, प्लस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। वहां पर उस एरिया का जस्ट एक ही ओपन मींस इन और आउट के लिए एक ही रास्ता था। उस रास्ते को ब्लॉक करके जनरल डायर ने वहां पहुंचकर अपने जितने भी सोल्जर्स थे उनको शूट के ऑर्डर दे दिए और जो निहत्थे लोग थे उनको वहां पे मार दिया गया। और उस समय शहीद उधम सिंह जी 19 साल की इनकी उम्र थी और इन्होंने वो जलियांवाला बाग मैसेकर अपनी आंखों से देखा था, जिसके चलते उनके मन में ये हमेशा था कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको बख्शा ना जाए। जो जनरल रेजिनल्ड रेजिनल्ड डायर थे इनको तो मिलिट्री से तो बर्खास्त कर दिया गया, पर इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया और ये वापस इंग्लैंड चले गए। और बीमारी के कारण 1927 में इनकी डेथ हो जाती है। पर जो उस समय पंजाब सूबे के हेड थे, जिनके लिए माना जाता है कि उन्होंने ही ये शूटिंग का ऑर्डर दिया था, प्लस उन्होंने इनको बाद शूटिंग के बाद इनका फेवर भी किया था। ये जनरल डायर का माइकल डायर ने फेवर भी किया था। तो जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर का को उधम सिंह जी ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में इन्होंने इनको शूट कर दिया, और जिसके चलते ऑब्वियसली इनकी डेथ हो गई थी। और उधम सिंह जी पर केस चला और कुछ ही महीनों में जुलाई में इनको फांसी की सजा सुना दी गई। पर इन्होंने जो ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसका इन्होंने बदला लिया और ये इंश्योर किया कि कोई भी गलत काम कर कर इंडियंस के अगेंस्ट ऐसे फ्रीली नहीं जा पाएगा। तो आज शहीद उधम सिंह जी का 31 जुलाई को मार्टिडोम डे है, जिनसे रिलेटेड जलियांवाला बाग अमृतसर में जो 1919 में हुआ था, जनरल रीजनल डायर जिसने ये किया था, और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर जिसने इस एक्ट के लिए परमिशन दिया था। ये सब नाम हम यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज।
आज की नेक्स्ट न्यूज हम देख सकते हैं, पार्लियामेंट इज इन सेशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट का कौन सा सेशन चल रहा है इस समय जुलाई में? मॉनसून सेशन। पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन बजट सेशन, दूसरा मॉनसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। बजट सेशन जनरली सबसे लंबा सेशन रहता है और विंटर सेशन सबसे छोटा। अब क्या ऐसा हमारा गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि 3 सेशन होने ही चाहिए? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि नॉट एट एन इंटरवल ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, मीन 6 महीने का इंटरवल नहीं होना चाहिए, इससे पहले पार्लियामेंट को मिलना रहेगा। तो इस तरीके से साल में मिनिमम 2 सेशन तो होते ही है, होने ही चाहिए, पर गवर्नमेंट जो है साल में 3 सेशन कराती है और ऐसा ही स्टेट्स में भी रहता है, जनरली 3 सेशन रहते हैं। तो अभी पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है। कब से शुरू हुआ? 20 जुलाई से शुरू हुआ। ठीक है, तो इस मॉनसून सेशन में ऑब्वियसली जो नीट पेपर लीक था या वो सब इशू थे, वो अपोजिशन रेज कर रहा है। तो इसमें हमने कल भी बात करी थी कि जो पब्लिक एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग एक बिल गवर्नमेंट लेके आई थी, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो लोकसभा में इसको मंजूरी मिल चुकी थी और इसको अब राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है। तो इसमें जो अगर कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स में इन्वॉल्व होता है तो उसको जो पनिशमेंट है, फाइन है, इम्प्रिजनमेंट है, उसके काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजन इसमें रखे गए हैं। तो ये पार्लियामेंट में सेशन, जो मॉनसून सेशन चल रहा है, उसमें ये एक अपडेट है। तो पहले बिल आया लोकसभा में, फिर गया राज्यसभा में, अभी प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सभी बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हो, राज्यसभा से भी शुरू हो सकते हैं, पर जो मनी बिल है वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो इसके ये एक न्यूज है जो हम देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम बोल रहे हैं पार्लियामेंट इज इन सेशन, तो कल भी हमने E20 के बारे में बात करी थी। तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन है? नितिन गडकरी जी। तो इन्होंने फिर से पार्लियामेंट में इनका स्टेटमेंट आया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है, इससे हमारे कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है एट द टाइम ऑफ, अभी जैसा जो प्रॉब्लम चल रहा था गल्फ क्राइसिस की वजह से। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो इथेनॉल का प्राइस है वो ₹70 पर लीटर में मिल पा रहा था, और अगर ऐसा नहीं होता तो पेट्रोल का प्राइस 125 पर लीटर तक भी जा सकता था। तो इसके चलते इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इथेनॉल जो है वो एक स्ट्रेटेजिकल टूल हमारे लिए हो सकता है, कि हम अपना जो खर्चा है पेट्रोल पे, उसको हम कंट्री उसको लिमिट कर सकती है। पर इसके साथ ही इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि जो भी अभी तक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए हैं, उनसे यही निकल के आया है कि जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है, उससे 2% से 6% तक माइलेज डिप हो सकता है, और इससे ज्यादा वो नहीं है। तो इनका मानना है कि ये माइलेज डिप ज्यादा नहीं है। तो और इससे ज्यादा माइलेज डिप नहीं हो रहा है, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 2 से 6% तक माइलेज डिप व्हीकल्स में हो सकता है। कल हमने बात करी थी कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है, जबकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से रिलेटेड है। तो इनके बारे में बोल लें, हरदीप सिंह पुरी जी जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं। हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो हरदीप सिंह पुरी के अंडर ये पेट्रोलियम मंत्रालय है और इनके अंडर ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो गडकरी जी के अंडर है। तो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग ये दो न्यूज हम देख सकते हैं। इसके बाद मूविंग ऑन, एक और इशू सामने आया है, मींस दैट इज गोइंग ऑन इन न्यूज, कि जो हॉकी गेम है, जो मींस हॉकी प्लेयर्स है, उनकी जर्सी का कलर चेंज कर दिया गया है। तो हॉकी इंडिया ने उसको ठीक ठहराया है, पर कुछ लोग इस पे कंसर्न रेज कर रहे हैं। पहले इसका जर्सी का कलर उनकी ब्लू था और अब उनकी जर्सी का कलर
थोड़ा सेफरन कर दिया गया है। हालांकि देयर हॉकी इंडिया इज सेइंग दैट इट इज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, तो ऐसा इसमें कलर चेंज हुआ है। और इससे रिलेटेड हम एक दो चीजें हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि हॉकी के जो कैप्टन है मेंस टीम के, वो है ओके हरमनप्रीत सिंह। ये कुछ नाम हम यहाँ पे एक बार रिव्यू कर सकते हैं। हॉकी मेंस टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, और विमेन्स टीम की कैप्टन है ओके सलीमा तेते। ओके सलीमा तेते, शी इज द कैप्टन ऑफ विमेन्स टीम। और हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली ऐसा कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, पर हॉकी का जो है इंडिया में बहुत ही एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस इस गेम में इंडिया का रहा है। 1928 से 1956 इंडिया वॉन 6 ओलंपिक गोल्ड्स इन हॉकी। इसके बाद 2 ओलंपिक गोल्ड इंडिया ने और जीते। ठीक है, तो 8 ओलंपिक गोल्ड्स इंडिया हॉकी में जीत चुकी है। इसके अलावा 2024 में जो, हाँ प्लस देर आर सम ब्रॉन्ज मेडल्स ऑल्सो, और 2024 में भी पेरिस ओलंपिक्स में इंडियन मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, पेरिस ओलंपिक्स। टीम में इंडियन जो है टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, मेंस टीम को। और अभी हॉकी से रिलेटेड एक और अपडेट ये है कि जो FIH वर्ल्ड कप है फॉर मेन एंड विमेन, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 15-16 अगस्त। और ये कहाँ होने वाला है? बेल्जियम और नीदरलैंड में। ठीक है, बेल्जियम जो है इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, और नीदरलैंड, ये दोनों जगहें जो हैं यहाँ पे FIH वर्ल्ड कप हॉकी का जो ये वर्ल्ड कप है, ये इवेंट यहाँ पे अगस्त में ही, मिड अगस्त में शुरू होने वाला है। तो हॉकी से रिलेटेड जो कलर चेंज हुआ है, इससे हम दो तीन चीजें देख सकते हैं कि हॉकी के कैप्टन कौन है, हरमनप्रीत सिंह। विमेन्स की कैप्टन कौन है, सलीमा तेते। 1928 से 1956 इंडिया का ओलंपिक में बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है, 6 ओलंपिक गोल्ड हमने जीते हैं, प्लस 2 ओलंपिक गोल्ड इसके बाद भी जीते हैं, और कुछ सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल्स भी हैं हमारे पास ओलंपिक से रिलेटेड। और 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने ब्रॉन्ज हासिल किया था। और जब हम हॉकी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मेजर ध्यानचंद का नाम यहाँ पे आ जाता है, जिनको विजार्ड ऑफ हॉकी भी बोला जाता है, हॉकी के जादूगर इनको बोला जाता है। और इन्हीं के नाम पर जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का, वो दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो इनको हॉकी विजर्ड भी बोला जाता था। एक्चुअली चांद जो है इनके नाम में नहीं था, क्योंकि ये फौज में थे, और पूरा दिन का ड्यूटी के बाद भी ये मून लाइट में भी प्रैक्टिस करते रहते थे, तो इसकी वजह से इनको चांद बोलना शुरू कर दिया, और जिससे इनका नाम मेजर ध्यानचंद ही हो गया। और 1928, 32 और 36 वर्ल्ड कप में जो गोल्ड इंडिया ने जीता है, उसमें मेजर ध्यानचंद जी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इवन 1936 में गोल्ड जीतने के बाद हिटलर ने भी इनको जर्मनी का सिटीजनशिप ऑफर किया था, एंड इवन हायर रैंक इन आर्मी, दैट ही रिफ्यूज्ड वेरी हम्बली। ठीक है, तो ऐसा हॉकी के रिलेटेड कुछ दो चार चीजें हम यहाँ से समझ सकते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज, सेंटर सजेस्ट एरियज टू हिमाचल प्रदेश इन BBMB डिस्प्यूट। ओके, तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इस नाम से जो नॉर्थ इंडिया के में स्टूडेंट्स हैं वो सब, मतलब कुछ न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो कर रहे हैं, देन यू मे बी नोइंग भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, तो भाखड़ा डैम है, भाखड़ा नंगल, 1451 मेगावाट के आसपास यहाँ पे इनका प्रोडक्शन है। उसके बाद ब्यास पर भी डैम है। कौन से डैम है? दो डैम हम बोल सकते हैं, एक तो देहर में है, सलाब पर, और दूसरा है
पोंग डैम, ठीक है। तो देहर वाला जो डैम है, सम 900 प्लस मेगावाट का इनका प्रोडक्शन है, और इसका 300 प्लस मेगावाट का प्रोडक्शन है, एक्चुअल नंबर टू बी चेक्ड। तो ऐसा इनका प्रोडक्शन, इतना बिजली यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ये। अब ये सारा किसके अंडर चल रहा है? बीबीएमबी के अंडर, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। भाखड़ा जैसे हम जानते हैं 1963 में इसका से चल रहा है ये, और ये जो देहर और पोंग है ये 1977-78 के आसपास के ये डैम्स ऑपरेट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ 1963 में, देर इट वाज अनडिवाइडेड पंजाब, पंजाब हरियाणा और हिमाचल, हिमाचल के भी काफी सारे एरिया इकट्ठे थे। फिर उसके बाद भी पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, कब? 1966 में। पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया तो जो रिसोर्सेज थी उनका भी बाइफर्केशन हो गया। तो उस बाइफर्केशन में जो यहाँ से बीबीएमबी के अंदर जो पावर जनरेट हो रहा था, या बीबीएमबी हम बोल सकते हैं बना ही 1966 के बाद, 1967 में इसको अपना कार्यभार संभाल दिया गया, वो इसी पर्पज से कि इन चीजों को, इन डैम्स को एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन चला सके जिसमें पंजाब हरियाणा दोनों का रिप्रेजेंटेशन था। पर क्योंकि पंजाब का कुछ एरिया हिमाचल के पास भी था, तो हिमाचल वाज गिविंग इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो क्या होता है 2011 में हिमाचल को सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि इस स्कीम में 7.19% हिमाचल को मिलना चाहिए, इस बीबीएमबी परियोजना में 7.19% हिमाचल को मिलना चाहिए। तो 2011 के बाद से तो ये हिमाचल को मिल रहा है। पर ये जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, दैट वाज रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब जो समय पहले निकल चुका है उस पर भी ये डिसीजन लागू हो रहा था। तो उसके चलते हिमाचल वाज क्लेमिंग सम एरियर्स, कि भाई जो पुराना एरियर है वो हमें मिलना चाहिए। तो उसके चलते 13,000 प्लस मिलियन यूनिट्स, ऐसा हिमाचल का क्लेम है पावर पे, पंजाब हरियाणा पे। तो अब इधर हिमाचल से इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कुछ 4200 करोड़ रुपया हमें बनता है, वो हमें पे किया जाए। पर सेंटर ने क्या प्रपोज किया कि ये सेटलमेंट कैशलेस हो जाए। कैशलेस मतलब ना ही हिमाचल को कोई पैसा देना पड़े, ना ही पंजाब हरियाणा को कोई पैसा देना पड़े। बस जो बिजली जनरेट हो रही है उसमें जो शेयर है उसमें चेंजेस कर दिए जाए, ताकि हिमाचल को भी उसका जो हिस्सा है वो मिल जाए। अब ये हिस्सा हिमाचल जो क्लेम कर रहा है, और इस कैशलेस जो स्कीम थी इसको हिमाचल ने और हरियाणा ने एग्री कर दिया था, पर पंजाब इसको एग्री नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन किया है कि भाई आप क्यों नहीं एग्री कर रहे हैं, या फिर आपका स्टैंड क्या है, इसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए और ये मैटर सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये बीबीएमबी के रिलेटेड ऐसा न्यूज है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, भाखड़ा, नंगल, ब्यास के अंडर, ब्यास पर ये जो दो डैम है ये इसमें कवर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हिमाचल को भी इसमें हिस्सा मिल गया। हालांकि हिमाचल इसको परस्यू कर रहा था लीगल बैटल को फॉर लॉन्ग टाइम, और ये डिसीजन आता है 2011 में। 2011 के बाद से तो अब तक हिमाचल को जो है शेयर मिल रहा है 7.19%। तो पिछले के अकॉर्डिंग इतना क्लेम हिमाचल कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अब सेटलमेंट का प्लान इज गोइंग ऑन। तो दिस वाज अनदर न्यूज जो हम पेपर में देख पा रहे थे। इसके बाद मूविंग ऑन, देर वॉज, अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो सुप्रीम कोर्ट में एक और केस इज गोइंग ऑन। वो क्या है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आपने सुना होगा, और कुछ और भी ऐसे ग्रुप्स, उन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है। क्या केस फाइल किया है? कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है वो तरीका सही नहीं है, अपॉइंटमेंट गलत है। ठीक है, अपॉइंटमेंट का तरीका, वे इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब ये कहाँ से चीजें आई? अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हम मींस इस पोस्ट के बारे में आप जानते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट किस अंडर आर्टिकल 324 रहती है। ठीक है, तो आर्टिकल 324 में क्या प्रोविजन है? भाई कोई लॉ होना चाहिए जिसके अंडर, जिसके तहत इनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट, रिकमेंड कौन करता है? ऑब्वियसली कैबिनेट, या जो जो भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी रहेगी वो इसको रिकमेंड करती है। अब क्या सिस्टम था 2023 से पहले,
ये जो था कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव कंट्रोल था इस पर। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल मतलब जो प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट है या उनके वो लोग रिकमेंड करते थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते थे। अब क्या हुआ उस समय के आसपास या उससे पहले भी 2015 ऑनवर्ड्स केस चल रहे थे कुछ, जिसमें इस चीज को क्वेश्चन करा जा रहा था कि भाई ऐसे कैसे मनमर्जी से इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, इसके लिए कुछ सिस्टम सही नहीं है ये। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 2023 में कि भाई ये जो सिस्टम है ये गलत है। मतलब थोड़ा उसमें उन्होंने करेक्शन करा। वो करेक्शन क्या करा, उन्होंने बोला भाई कोई लॉ होना चाहिए जिसके अंडर ये अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जब तक लॉ नहीं है तब तक ऐसा करते हैं सीजेआई, पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि सीईसी ईसी कौन बनेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। जब तक लॉ नहीं बनता भाई हम लोग ऐसा मिलकर डिसाइड कर लेंगे। इससे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव को और ऑपोजिशन को रिप्रेजेंटेशन मिल गया एंड ही कैन बी सीन एज ए न्यूट्रल पर्सन। तो अब ऐसा डिसाइड हो गया 2023 में, ऐसा एक जजमेंट आता है और ये जजमेंट किस में आता है, अनूप बरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, तो ये जजमेंट आ गया। पर अब जैसा इसमें लिखा था कि जब तक लॉ नहीं बनता है तब तक ऐसा करेंगे, तो अपना तो गवर्नमेंट ने क्या करा, वो एक लॉ ले आई। कब, 2023 में। वो एक लॉ ले आई 2023 में, भाई हम कानून बना देते हैं कौन सी कमेटी होगी, कौन उसमें बंदे होंगे जो इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। तो उस कमेटी में क्या डिसाइड करा गया, भाई एक तो प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे, जिनको पीएम रिकमेंड करेंगे। ठीक है, ऐसा डिसाइड कर लिया गया कि भाई ये तीन लोग मिलकर डिसाइड करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कौन होने वाले हैं। और इनको कुछ नेम्स फॉरवर्ड करेंगे, कौन, लॉ मिनिस्ट्री से इनको कुछ नेम्स फॉरवर्ड होंगे। और वो कितने नाम होंगे, मान लीजिए देयर इज मेंशन 5 नेम्स होंगे और उनमें से ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब जब ये कानून बन गया तो इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस इनिशिएट होना था या हो रहा था। तो इस कानून को क्वेश्चन करा जा रहा है अब मिलकर कुछ एसोसिएशन, जैसे हमने एडीआर की बात की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसके अलावा लोक प्रहरी भी एक करके ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई ये जो आपने तो बोला था कि भाई ये बैलेंस बनना चाहिए, पर इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, जो कानून बनाया है उसमें गवर्नमेंट का अपर हैंड है। तो भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें चेंजेस होने चाहिए, या ये जो लॉ है ये इनकरेक्ट है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश्चन किया, गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया कि भाई आप तो पारदर्शिता ऐसे खत्म कर देंगे। तो फिर गवर्नमेंट की ओर से बोलने वाले कौन है, गवर्नमेंट की ओर से बोलने वाले हैं अटर्नी जनरल। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। फर्स्ट लॉ ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट वकील हैं वो अटर्नी जनरल हैं। वो कौन है, आर वेंकट रमनी। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल, अटर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 74 में मेंशन है। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता। इनको आप सेकेंड लॉ ऑफिसर बोल सकते हैं कंट्री का। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, पर बाय लॉ मींस ही जस्ट नेक्स्ट टू अटर्नी जनरल। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज स्टैट्यूटरी पोस्ट। स्टैट्यूटरी पोस्ट मतलब बाय सम लॉ। ठीक है, तो तुषार मेहता, आर वेंकटरमनी, देवर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने गवर्नमेंट का फेवर करा। उन्होंने बोला कि भाई आप तो प्रधानमंत्री को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जो कैबिनेट मंत्री को जिसको लेगा साथ में वो गलत को लेगा, मतलब वो क्या सही को नहीं लेगा, कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को हम क्यों क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप इस पे डिसीजन देना भी चाहते हैं तो इन्होंने क्या बोला कि यू फॉरवर्ड इट टू अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। उन्होंने बोला कि भाई आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को फॉरवर्ड कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब जिसमें मिनिमम 5 जज हो। अभी दिस केस वाज ऑन विद द 2 जज बेंच। ठीक है, तो 2 जजेस थे जो इस केस को हैंडल कर रहे थे। उन्होंने बोला आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को इसको भेजो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो इसको मिनिमम 5 जज ही डिसाइड कर सकते हैं या उससे ज्यादा, 5, 7, 9, 13, 11 कुछ भी हो। ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया, तो गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रख दिया। और ये जो एडीआर और ये लोक प्रहरी ये सब
ग्रुप्स हैं, इन्होंने अपना पक्ष रख दिया। तो इसके बाद कोर्ट ने क्या करा, अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया, रिजर्व कर लिया। ऐसा पेपर में आज है कि कोर्ट ने अपना, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया। अब रिजर्व कर लिया का मतलब क्या है कि भाई उन्होंने दोनों पक्षों की सुन ली, जो भी उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करना था हो गया। अब वो इन पक्षों का रोल जो है वो ओवर हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड और इट विल टेक सम टाइम, मतलब अगर उनको कुछ समय चाहिए इसके लिए, सम डेज वीक्स व्हाटसोएवर, तो उसके बाद वो डिसीजन देंगे। मतलब जो हियरिंग है दैट इज ओवर। अभी नाउ इट इज अ मैटर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, दे विल सेट डिसाइड मींस लुक ओवर इट, और उसके बाद वो अपना जजमेंट देंगे। तो इस पे जो फैसला है वो रिजर्व कर दिया गया है, ऐसा हम यहाँ से बोल सकते हैं। तो दिस वाज अनदर न्यूज टुडे। मूविंग ऑन, तो यहाँ से हम अब इसमें एक और चीज हम ऐड कर ले, गणेश कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इसके साथ हमारे इलेक्शन कमिश्नर, देयर इज अ नेम ऑफ टू इलेक्शन कमिश्नर है, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू एंड डॉक्टर सॉरी सुखबीर सिंह संधू जी एंड विवेक जोशी। तो ये दो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, और गणेश कुमार हमारे जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अटर्नी जनरल 74 आर वेंकटरमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, स्टेचुटरी पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मिनिमम 5 जजेस, पीएम लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कैबिनेट मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। अभी 2023 का लॉ ऐसा बोल रहा है, और ये मैटर कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट में है। लेट अस सी व्हाट गोज अहेड। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज था। मूविंग ऑन, अभी यूएस और ईरान के बीच में प्रॉब्लम इज ऑन। तो यूएस ईरान ट्रेड फायर अगेन एज होप फॉर रेजोल्यूशन फेड, दैट वाज द न्यूज। कि जो अभी कोई रेजोल्यूशन दिखता नहीं दिख रहा है, उनका जो आपस में जो प्रॉब्लम है या जो फाइट है दैट इज कंटिन्यूइंग, दैट वाज आल्सो इन यस्टरडेज पेपर अभी। ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन टू कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स आर कंटिन्यूइंग कहाँ पे, ग्लासगो में। ग्लासगो क्या बोल रहे हैं, यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक। ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड कहाँ पे है, यूके में। यूके कहाँ पे है, यूरोप में। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में दो मेजर, तीन मेजर नाम कल पेपर में, आज के पेपर में और हैं। दैट दोज आर मुरली श्रीशंकर, श्रीशंकर। ठीक है, मुरली श्रीशंकर, इनको किस इवेंट में मेडल मिला है, ही हैज वॉन मेडल सिल्वर इन लॉन्ग जंप, 8.09 मीटर्स ये इनका जंप रहा है, इसमें इन्होंने सिल्वर जीता है। कॉमनवेल्थ गेम दैट आर गोइंग ऑन इन ग्लासगो। प्लस इसमें देर इज अ गुड पॉइंट कि दिस इज सेकेंड कंसेक्यूटिव सिल्वर। इससे पहले जो पिछली गेम बर्मिंगम में हुई थी, बर्मिंगम कहाँ पे है, इंग्लैंड में। जो इससे पिछली गेम बर्मिंगम में हुई थी, वहां भी इन्होंने सिल्वर जीता था लॉन्ग जंप में। तो भी ये सेकेंड कंसेक्यूटिव सिल्वर जीता है इन्होंने लॉन्ग जंप में, मुरली श्रीशंकर। इसके बाद there is a double podium finish by sprinters Dilip Mahadu and Mohammad Basil। इन्होंने गोल्ड जीता है, इन्होंने सिल्वर जीता है, किसमें, 100 मीटर T47 पैरा CWG। ठीक है, तो पैरा गेम्स है, दोज आर ऑल्सो गोइंग ऑन अलॉन्ग। पैरा एथलीट्स जो इसमें पार्ट ले रहे हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स एंड पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स उन्हीं वेन्यूज पे साथ साथ में चल रही हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिलीप महादेव और मोहम्मद बसील, इन्होंने 100 मीटर में T47 में मेडल जीते हैं। सो दिस वाज वन अनदर न्यूज दैट वाज देयर इन पेपर। इसके बाद अ फ्यू स्टेट न्यूज आर देयर, पर्टिकुलरली टू हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ जाने से पहले एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन सी हमने न्यूज़ आज पढ़ी है। तो सबसे पहली न्यूज़ हमारी जो थी दैट वाज रिलेटेड टू उधम सिंह जी, शहीद उधम सिंह। दूसरी न्यूज़ जो हमने पढ़ी दैट वाज रिगार्डिंग एग्जामिनेशन अनफेयर मींस
लॉ, ठीक है, उद्धम सिंह जी। एग्जाम के रिगार्डिंग जो अनफेयर मीन्स और लॉज मीन्स होते हैं तो उसके रिगार्डिंग लॉ आया है। इसके अलावा E20 फ्यूल के रिगार्डिंग इसमें कुछ एवरेज में डिप एग्री करा है, पर ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली इट इज गुड, ठीक है, ऐसा इसमें मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कोट किया है। इसके अलावा हॉकी के बारे में हमने बात करी थोड़ी, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की जो हमने हियरिंग थी उसमें रिगार्डिंग सीईसी एंड ईसी, ठीक है, इसकी हम दिस वी वर चेकिंग कि इनके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा जो अभी हमने बात करी, दैट न्यूज़ वाज आल्सो देयर, इट वाज CWG ऑब्वियसली, ठीक है, यूएस ईरान के बारे में बात करी है हमने, और यस, BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने नेशनल लेवल पे देखी। इसके साथ ही अब जस्ट क्विकली इन 5 मिनट्स विल सी न्यूज़ ऑफ हिमाचल ऑल्सो। तो हिमाचल की न्यूज़ में जो मेंशन है उसमें एक तो है, आज जो न्यूज़ में आया है दैट इज BBMB वाला भी जो इशू है वो भी हम हिमाचल से रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा देयर वाज न्यूज़ ऑफ बगाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, बगाट बगाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो इस बैंक के रिगार्डिंग, इस बैंक को कुछ मतलब जो इसके फाइनेंशियल कंडीशन था दैट टर्न्ड वर्स, जिसके चलते आरबीआई ने इसके डिसोल्यूशन के ऑर्डर्स निकाल दिए थे जून में। तो ऐसा देखा गया दैट दे नीडेड मिनिमम 25 करोड़ टू कंटिन्यू, तो जिसमें 20 करोड़ अब गवर्नमेंट ने कमिट कर दिया है, और इसके अलावा 2.91 करोड़ ये कुछ स्टेक होल्डर से भी रेज कर पा रहे हैं, ठीक है, और जिसमें 1 करोड़ जो है यहाँ के एम्प्लॉयज ने ही कमिट करा है, ठीक है, ताकि ये जो बैंक है चलता रहे। तो इसके रिगार्डिंग न्यूज था कि गवर्नमेंट ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने 20 करोड़ का जो एक फंड है बगाट कोऑपरेटिव बैंक को ट्रांसफर करने के लिए एग्री कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज सेंटर्ड इन राजगढ़। ओके, अनदर न्यूज, लाहौल पांगी लाइफलाइन शट फॉर सेफ्टी वर्क्स। लाहौल पांगी लाइफलाइन, तो उसमें एक यहाँ पे रूट रह रहा है जिसका नाम जो SKTT, संसारी किलर रोड टांडी, ठीक है, ये जो SKTT के नाम से जो यहाँ पे एरिया है जो पांगी वैली और लाहौल को कनेक्ट करता है, इसको क्लोज कर दिया गया है फॉर रिपेयर। उसमें हम देख सकते हैं ये जो दिस इज किल्लर, ये चंबा का, ये पांगी वैली है चंबा की, तो यहाँ पे किल्लर है। और अगर टांडी की बात करें तो यहाँ पे ये टांडी है, ठीक है, तो ये वाला जो रोड है तो इसको दिस हैज गॉट इम्पैक्टेड। तो SKTT जो संसारी किल्लर फिरोड टांडी जो ये रूट है ये इम्पैक्ट हो गया है, अभी इसको क्लोज कर दिया गया है लाहौल वैली को जो पांगी वैली से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज 297 ई बसेस, हिमाचल के जो CM है उन्होंने 297 ई बसेस फ्लैग ऑफ कराए, जिसके चलते अब हिमाचल के पास 500 ई बसेस हो गई हैं, ठीक है। ये कहाँ से करा इन्होंने, ये सोलन से इन्होंने फ्लैग ऑफ करा है CM ने, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री, हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल और नालागढ़ के MLA हरदीप बावा भी, और कुलदीप राठौर, MLA हरदीप बावा एंड कुलदीप राठौर वो सब यहाँ पे शामिल थे, जिसमें ऐसा ये किया गया है। और अब गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि भाई जो ये ई बसेस है इससे 40 से 50 रुपए पर किलोमीटर खर्चा आता है, जो कि अदरवाइज 76 से 86 रुपए था। तो इससे जो HRTC है उसकी जो हालत है, मतलब उसके जो फाइनेंसिस है उसमें भी इससे सुधार होगा, ठीक है। तो ऐसा न्यूज में था। तो एक हमने बात करी बगाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक,
दूसरा ये संसारी किल्लर थिरोट टांडी जो रूट है उसको क्लोज कर दिया गया है और कुछ ई बसेस शुरू करी गई है। इसके साथ ही अनदर न्यूज वाज किन्नर कैलाश यात्रा। जो किन्नर कैलाश यात्रा है वो शुरू हो गई है। किन्नर कैलाश यात्रा, ठीक है। किन्नर कैलाश, किन्नौर कैलाश भी इसको बोला जाता है। किन्नर कैलाश यहाँ पे इट इज समवेयर, ओके, ये जो रिबा है, ठीक है, यहाँ से ही जो डाइवर्जन होगी किन्नर कैलाश है समवेयर ओवर हेयर, ठीक है, यहाँ कहीं किन्नर कैलाश किन्नौर में पड़ रहा है। और इसके साथ ही हिमाचल में किन्नर कैलाश के साथ मणिमहेश कैलाश पीक भी है। तो यहाँ पे चंबा में मणिमहेश कैलाश पीक है। इसके साथ ही श्रीखंड महादेव पीक, ठीक है, कुल्लू में श्रीखंड महादेव पीक भी है। तो इन तीनों को हम भगवान शंकर से, कैलाश पर्वत से रिलेट करते हैं। और जो इसके अलावा जो मेन कैलाश पर्वत है वो तिब्बत में है, जिसको अडोब ऑफ शंकर जी का जो मीन्स रहने का स्थल उसको माना जाता है। और आदि कैलाश जगह पड़ती है उत्तराखंड में। आदि कैलाश में ऐसा बोला जाता है कि जो शंकर जी की बारात थी वो यहाँ पे रुकी थी आदि कैलाश में। और मणिमहेश में वो आते हैं। और किन्नर कैलाश जो है दैट इज हिज विंटर अबोर्ड, और जहाँ पे ये देवताओं से सबसे मिलने के लिए आते हैं। तो ऐसा, और इसके अलावा श्रीखंड महादेव पीक भी जो है वो कुल्लू में है। तो ये तीन जगहें हम यहाँ से कैलाश के रिगार्डिंग रिलेट कर सकते हैं। और जो किन्नर कैलाश यात्रा है वो शुरू हो गई है। और इसमें ऐसा रहता है कि डेली का एक लिमिट रहता है जितने लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं। उसमें 375 पिलग्रिम्स का एक लिमिट रहता है कि डेली 375 पिलग्रिम्स ही जो है दर्शन के लिए वो जा सकते हैं। श्रीखंड महादेव, ओके, ठीक है, तो ऐसा हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, दैट वाज श्रीखंड महादेव is in Kullu, that has to be located, that is यहाँ मैप में मेंशन नहीं है। चलो, ओके, तो ये न्यूज़ थी रिगार्डिंग हिमाचल। तो अर्बन बगाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक, दूसरा किन्नर कैलाश यात्रा की अभी हमने बात करी वो शुरू हो गई है। और लाहौल स्पीति और पांगी वैली को कनेक्ट करने वाला रोड अभी ब्लॉक कर दिया गया है। रोड मीन्स उस पर काम चल रहा है, उसको वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। और 297 ई बसेस गवर्नमेंट ने फ्लैग ऑफ करा है। ये सब न्यूज़ हिमाचल के रिगार्डिंग हम देख सकते हैं। और इन न्यूज़ के थ्रू हम स्टैटिक पार्ट भी जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड some news for today, 31st July. So that is all for today. We'll meet in the next class for the another day. Thank you.